गोस्वामी। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी झांसी उत्तर प्रदेश के एक कंसल्टेंट होम्योपैथ है। इनका 16 सालों का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। इन्होंने गाजीपुर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से BHMS किया है 2000 बैच में। वह अब डायरेक्टर है रंजीत गोस्वामी मेमोरियल होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर झांसी के। इसके साथ ही इनका एक झांसी में 10 बेड वाला होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी सक्सेसफुली रन कर रहा है। यह कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता के मेंबर भी हैं। इन्होंने 2011 में न्यू दिल्ली में लीगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्योर केस ऑफ पैरालिसिस पर केस प्रेजेंट भी किया है। इन्हें सिल्वर जुबली अवार्ड भी मिला है कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता की तरफ से 2014 में। और साथ ही साथ इन्हें सानी ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर पटना से भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। वह मेंबर है सानी ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर के भी। वह सोफिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से MD भी कर रहे हैं। इनका आज का विषय है मरकरी ग्रुप के होम्योपैथिक औषधियों का अध्ययन। सो डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी सर, आपका IAPS मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। कृष्णा PPT नहीं लोड करेंगे, हम सीधा मर्क ग्रुप के बारे में बताना चालू करेंगे पूरा। PPT नहीं लोड कीजिएगा? नहीं सर, PPT नहीं बनाया है, नोट्स बनाया है। ठीक है, आप शुरू कीजिए। शुरू। ठीक है, सभी को मेरा प्रणाम, सर को प्रणाम। मर्क ग्रुप के बारे में आज मैं एक छोटा सा थीम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मरकरी ग्रुप ऑफ स्टडी, इसमें जो इंट्रोडक्शन है, अगर हम मैं ये देखता हूं कि मरकरी जो है ये एक मिनरल किंगडम को बिलोंग करने वाली मेडिसिन है। होम्योपैथी में हमारी जो भी मेडिसिन है ये मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से हमारी मोस्टली जो मेडिसिन है ये बनाई जाती है, जिसमें एक मरकरी ग्रुप की जो मेडिसिन है इसको हम लोग मिनरल ग्रुप को ये बिलोंग करती है। ये एक मिनरल है। अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, मेंडल जो पीरियोडिक टेबल है अगर उसमें हम इसको स्टडी करते हैं तो ये सेकेंड ग्रुप सेकेंड B में लाई करता है और ये 6th सीरीज में है। वर्ड मर्करी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड हाइड्रोगाइरम। हाइड्रोगाइरम का मतलब होता है सिल्वर वाटर या क्विक सिल्वर। अब मैं मरकरी ग्रुप को अगर एज ए पूरा ग्रुप को अगर स्टडी करता हूं तो मैं देखता हूं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मरकरी ग्रुप। जो हमारा मरकरी ग्रुप का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, these remedy are best adapted to person with light hair। ऐसे पर्सन जिनका हेयर लाइट हेयर होता है, लैक्स स्किन एंड लैक्स मसल्स। लैक्स स्किन एंड लैक्स मसल मतलब कि जो मसल्स होती है वो ढीली होती है, स्किन जो होती है वो ढीली होती है। बहुत टाइट स्किन वाला या टाइट मसल्स वाला इसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। मरकरी हमारे जैसे 3 मियाज में है। एक मियाज में हनीमैन साहब ने दिया सोरा, दूसरा साइकोसिस, तीसरा सिफिलिटिक। तो द मरकरी ग्रुप इज मेनली बिलोंग टू सिफिलिटिक अफेक्शन, या हम ये कह सकते हैं द मरकरी ग्रुप रेमेडी प्रीडोमिनेंटली कवर्स सिफिलिटिक अफेक्शन। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिफिलिटिक को ही ये कवर करेगा, द सम पार्ट ऑफ सोरा and some part of psychosis. So both these all shows mainly lymphatic constitution. इनका जो constitution होता है ये lymphatic constitution के होते हैं। In many group of this remedy, history of syphilis. This is the very important symptom. जब हम case taking करेंगे, हम किसी भी patient की case taking करेंगे, अगर उसकी प्रेजेंट कंप्लेन लेते हैं, फिर पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, देन फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी पेशेंट का हिस्ट्री में फैमिली में अगर सिफिलिस मिलता है, देन वी थिंक अबाउट मरकरी ग्रुप।
सबसे पहला हमको एक पॉइंट याद रखना है कि फैमिली हिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। मर्करी ग्रुप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए फैमिली हिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। इसको टिक कर लीजिए, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए। सिफिलिस, दे आर वेरी मच स्लो इन एक्शन। जितनी भी मेडिसिन है ये मर्करी ग्रुप का, इसका जो एक्शन है बहुत स्लो एक्शन होता है। अगर हम देखते हैं कि मर्करी ग्रुप का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है ये कहां कहां पर हमारे शरीर में पाया जाता है, तो ऑल मर्करीज रेमेडी मेनली ऑन ग्लैंड्स एंड बोन। इंपॉर्टेंट सिम्टम नोट कीजिए, इसको भी नोट करिए कि द ऑल मर्करी रेमेडी मेनली ऑन ग्लैंड एंड बोन। अगर बोनी अफेक्शन है, कहीं पे डिजनरेशन है बोन का, तो देन वी थिंक अबाउट मर्करी ग्रुप। जैसे कि बोन अफेक्शन हो गया, ग्लैंड्स अफेक्शन हो गया, कहीं पे डिजनरेशन हो रहा है, कहीं पे सिफिलिटिक कैरेक्टर आ रहा है डिजीज में, तो हम इसको सोच सकते हैं। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। they also have marked action of CNS, means central nervous system। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी एट्रोफी ऑफ ब्रेन में मैंने एक मर्करी ग्रुप, मतलब मैंने मर्क सॉल उसको दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। क्यों आया उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका बहुत अच्छा रोल है मर्करी ग्रुप का। एंड अदर इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ मर्करी ग्रुप इज सैलिवरी ग्लैंड, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्किन, lymphatic gland, periosteum, synovial and serous membrane and kidney etc। बहुत सारी जगह हम देख सकते हैं जहां पे हमारा डीजनरेशन प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। शरीर जो उसका हेयर होगा लाइट हेयर का होगा, दूर से आपको लगेगा लाइट हेयर है। मसल्स इसकी बिल्कुल लैक्स हो चुकी है, लैक्स स्किन हो गया है। फैमिली हिस्ट्री में हमको सिफिलिटिक कैरेक्टर मिल रहा है, सिफिलिस मिल रही है, और इसका हमको एक्शन भी पता चल गया कि ये ग्लैंड्स और बोन पर इसका बहुत अच्छा एक्शन है। अब ऐसे पेशेंट का जो टेम्परामेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज राइट डाउन, अगर जो लिखना चाहें इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखें। टेम्परामेंट इज द मोर इंपॉर्टेंट ऑफ द मर्करी ग्रुप। इजिली फ्राइटेंड, इजिली फ्राइटेंड का मतलब जल्दी डर जाने वाले व्यक्ति, जो बहुत जल्दी डर जाने वाले व्यक्ति, ऐसे टेम्परामेंट के व्यक्ति मर्करी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्करी ग्रुप को, लाइकोपोडियम भी डरता है। टिमिडिटी में मर्करी, मर्कसॉल 2 नंबर में पड़ा हुआ है। तो द टिमिड पेशेंट, जल्दी डर जाने वाली पर्सनालिटी होती है मर्करी ग्रुप के। तो पहला पॉइंट हो गया इजिली फ्राइटेंड विद हरीड एंड रैपिड स्पीड। डर तो गए, जल्दबाजी भी है और बहुत तेजी से काम करने वाले हैं। तो इस तरीके का टेम्परामेंट अगर मिलता है, पहली चीज। दूसरा, हमको कहीं फैमिली हिस्ट्री में सिफिलिस मिलता है, और तीसरी चीज हमको मिलता है स्लो एक्शन। अगर इनमें मिलता है, बोन का अफेक्शन मिलता है, देन वी थिंक अबाउट मर्करी ग्रुप। अगर हम मियाज्म की बात करते हैं, तो आपको पता है मैंने सिफिलिस के बारे में बता रहा हूँ। दिस इज द सिफिलिटिक कैरेक्टर। मियाज्म इसका सिफिलिटिक मियाज्म के होते हैं, और जितनी भी मर्करी ग्रुप की रेमेडी हैं इनको हम बोलते हैं किंग ऑफ एंटी सिफिलिटिक रेमेडी। बट ट्रेस ऑफ सोरा एंड साइकोसिस इज आल्सो फाउंड। अगर 3 चीजें पाई जा रही हैं, दिस इज कॉल्ड ट्राई मियाज्मेटिक ग्रुप। मर्करी ग्रुप इज द ट्राई मियाज्मेटिक ग्रुप। ऐसा नहीं है, उस वक्त क्या प्रोमिनेंसी है उस सिम्टम को देखते हुए ही हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद हीट एंड कोल्ड की, हीट एंड कोल्ड, तो बहुत से हनीमैन साहब ने इसको बैरोमीटर की संज्ञा दी, कॉल्ड ह्यूमन बैरोमीटर, बिकॉज इजिली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड।
ऐसे पेशेंटों को बहुत ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं है, ऐसे पेशेंटों को बहुत गर्मी भी नहीं बर्दाश्त है। बैरोमीटर क्यों कहा कि जैसे जो मरकरी होती है, पारा होता है, वो कितनी जल्दी ऊपर चढ़ता है, जरा भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो चढ़ने लगेगा, तुरंत अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसको बोला ह्यूमन बैरोमीटर। इनको बहुत जल्दी ठंड ज्यादा लगती है और इनको बहुत गर्मी भी बहुत लगती है। ऐसे मरकरी ग्रुप के पेशेंटों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी होने के चांसेस होते हैं? जिन मरीजों में सबसे ज्यादा बीमारी होने के चांसेस होते हैं उनको बोलते हैं डायथिसिस। डायथिसिस क्या है? स्क्रोफुलस। स्क्रोफुलस मींस इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। स्क्रोफुलस मींस टीबी डेवलप करने की टेंडेंसी। टीबी डेवलप करने की टेंडेंसी मरकरी ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। नाउ दिस इज डायथिसिस। डायथिसिस मैंने बताया स्क्रोफुलस, क्योंकि एक चीज मैं यहां पर और बताना चाहूंगा, जहां पर डायथिसिस स्क्रोफुलस होगी, जहां पे टीबी अडॉप्ट करने की टेंडेंसी होगी, टीबी डेवलप करने की टेंडेंसी होगी, जिस मेडिसिन में, जिस ग्रुप में, उसमें इजिली कोल्ड टेंडेंसी जरूर होगी। इजिली कोल्ड टेंडेंसी उनका जो भी होगा। तो ऑल मरकरी ग्रुप, मरकरी ग्रुप की जितनी भी दवाइयां हैं, चाहे वो मर्कसाल हो, मर्कसाइनेटम हो, मर्कायोडम हो, इनमें कोल्ड की टेंडेंसी, इजिली कोल्ड की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। और टेम्परामेंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि टेम्परामेंट इजिली फ्राइटन, जल्दी डर जाने वाले। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम मरकरी को सोच सकते हैं। अब मरकरी का पेशेंट जो हमको दो पॉइंट यहां पर मिल गए। मरकरी ग्रुप को देखने के लिए हमारे पास दो पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट हमको मिलता है कि इसकी फैमिली हिस्ट्री में सिफिलिस होना चाहिए। अगर सिफिलिस है, वी थिंक अबाउट मरकरी ग्रुप। दूसरा, इसमें डीजनरेशन होना चाहिए। अगर पेशेंट के अंदर डीजनरेशन हो रहा है, जैसे बोन्स में डीजनरेशन हो रहा है, या ग्लैंड्स में डीजनरेशन हो रहा है, किडनी में डीजनरेशन हो रहा है, और इसका जो टेम्परामेंट है ये टिमिड टेम्परामेंट होना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री मिल गई, टिमिड टेम्परामेंट मिल गया, इजिली कोल्ड टेंडेंसी मिल गई, स्क्रोफुलस डायथिसिस मिल गया। वी थिंक अबाउट मरकरी ग्रुप। अब सबसे बड़ी बात आती है मेंटल सिम्टम। मेंटल सिम्टम में 5 मेंटल सिम्टम अगर मिल रहे हैं, जैसा कि कैंट साहब ने कहा, अगर 5 मेंटल मिल रहे हैं, आंख बंद करके मरकरी ग्रुप की मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका फार्मूला हमने जो बनाया है अपने स्टूडेंट को याद करने के लिए, सर WM। कैसे सर हैं ये WM सर हैं, SIRWM। S for sluggishness is a very important sluggishness। मैंने आपको स्लगिशनेस इसके पहले नाइट्रिक एसिड में भी बताया था। नाइट्रिक एसिड में भी बहुत स्लगिशनेस है, लेकिन उसका जो स्लगिशनेस है वो फ्लो ऑफ ब्लड में है। इसका जो स्लगिशनेस है ये माइंड में है। मेंटल इज द स्लो माइंड। स्लगिशनेस का मतलब है एस फॉर स्लगिशनेस, स्लो माइंड, स्लो मेंटल एक्टिविटी, वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड लॉस ऑफ विल पावर। याद रखिएगा, जो डरपोक प्रवृत्ति का होगा, कैसे कोरिलेट करेंगे स्लगिशनेस को? जो डरपोक प्रवृत्ति का होगा, जो टिमिड पर्सनालिटी होगा, उसके अंदर विल पावर ज्यादा अच्छी होगी कि खराब होगी? नेचुरल, उसकी विल पावर हमेशा कम होगी। इसलिए हम कहते हैं लॉस ऑफ विल पावर इज द कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम ऑफ मरकरी ग्रुप। जिसके अंदर स्लोनेस होगी, उसका जो सोचने समझने की शक्ति होगी वो कैसी होगी? स्लो माइंड का होगा। जो स्लो माइंड का व्यक्ति होगा उसकी सारी मेंटल एक्टिविटी कैसी होगी? स्लो होगी। और जिसकी मेंटल एक्टिविटी स्लो होगी उसकी मेमोरी कैसी होगी? शार्प तो नहीं होगी, उसकी हमेशा
मेमोरी होगी वीक मेमोरी। तो पहला एस हमारा क्लियर होता है, जो मैंने आपको बताया, स्लगिशनेस। अगर किसी पेशेंट के अंदर स्लगिशनेस मिल रहा है, वी थिंक अबाउट मर्क ग्रुप। दूसरा आई, SIRWM, आई फॉर इनकम्प्रीहेंशन। जिस व्यक्ति का के अंदर स्लो माइंड होगा, स्लो मेंटल एक्टिविटी होगी, वीक मेमोरी होगी, लॉस ऑफ विल पावर होगा, वो हमेशा आंसर स्लो ही देगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मर्करी ग्रुप, द पेशेंट इज स्लो टू आंसर इन क्वेश्चन। हमेशा ऐसे पेशेंट स्लो आंसर देते हैं और स्लो उनके क्वेश्चन होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। क्यों स्लो लर्नर होते हैं? क्योंकि इनका माइंड ही स्लगिश है। तीसरा सिम्टम इंपॉर्टेंट है, रेस्टलेसनेस। याद रखिएगा, मर्करी ग्रुप का कोई भी पेशेंट किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अपने काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता। इसके अंदर हरीडनेस है, रेस्टलेसनेस है, लेकिन यहीं पर रेस्टलेसनेस भी है, हरीडनेस भी है, लेकिन अगर परफेक्ट काम को करता है तो देन वी थिंक अबाउट आर्सेनिक ग्रुप। और भी सारे सिम्टम मिलाना पड़ेगा, टोटलिटी मिलाना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ एक ही सिम्टम। अगर रेस्टलेसनेस है, हरीडनेस है और परफेक्शन है तो वी थिंक अबाउट आर्सेनिक। अगर हरीडनेस है और रेस्टलेसनेस है, स्लो लर्नर है, स्लो माइंड है, स्लो मेंटल एक्टिविटी है, आंसर क्वेश्चन स्लो है और अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, देन वी थिंक अबाउट मर्करी ग्रुप। दोनों ही जलाने वाले हैं, मरकरी से भी पॉइजन है, आर्सेनिक भी पॉइजन है, लेकिन मरकरी को हम कैसे देखेंगे? जो परफेक्ट तरीके से अपने काम को नहीं कर पाता। ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हमेशा मैंने बताया SIRWM, M फॉर मिसट्रस्टफुल, ट्रस्टफुल। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये अपने काम के प्रति जो भी ये काम करेंगे लाइफ में, हमेशा एक डर बना रहेगा, एक एंटीसिपेशन इनके अंदर बना रहेगा। इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो नक्शभूमिका के अंदर होता है, जो लाइकोपोडियम के अंदर होता है, जो अदर्स मेडिसिन है, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होता है। लेकिन मरकरी ग्रुप का कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए अपने काम के प्रति इनको हमेशा एक एंटीसिपेशन, एंजाइटी बनी रहती है। तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी कि W फॉर वीक मेमोरी मैंने बता दिया, S फॉर स्लगिशनेस याद रखना है, इनकम्प्रीहेंशन याद रखना है, रेस्टलेसनेस याद रखना है, वीक मेमोरी याद रखना है और मिसट्रस्टफुल याद रखना है। याद रखिएगा, अगर मरकरी ग्रुप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है तो हमें उसके मेंटल सिम्टम में सर WM मिलना चाहिए। अगर सर WM मिल रहा है देन वी थिंक अबाउट मरकरी ग्रुप। अब मैं 1 मिनट में जितना मैंने अब तक बोला है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज करूंगा। पहली चीज मैंने बताई, फैमिली हिस्ट्री में सिफिलिटिक कैरेक्टर मिलना चाहिए, अगर मिलता है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया कि स्फीयर ऑफ एक्शन में ग्लैंड या बोन में कहीं ना कहीं डीजनरेशन मिलना चाहिए। तीसरा मैंने बताया इजिली फ्राइटेंड होने चाहिए, जल्दी डर जाने वाले होने चाहिए। मियाज्म के बारे में मैंने बताया, ह्यूमन बैरोमीटर भी इनको बोला। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड को अफेक्ट करते हैं। और डायथिसिस मैंने बताया, स्क्रोफुलस मतलब टीबी डेवलप करने की टेंडेंसी या सेंसिटिव टू कोल्ड। इतना मिलने के साथ साथ अगर सर WM मिल रहा है, SIRWM, अगर ये सब मिल रहा है देन वी थिंक अबाउट मरकरी ग्रुप। अब मैं कुछ और बताता हूं। ये तो हो गया एक मरकरी ग्रुप की बहुत छोटी सी थीम। अब यहीं पर कैंट साहब ने मरकरी ग्रुप के लिए क्या बोला? यहीं पर
कैंट साहब ने कुछ मरकरी ग्रुप के बारे में आवाज आ रही है? ये सर आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, इतना अगर पॉइंट हाँ, तैयार आ हो रही है। गया, अगर मैम अगर इतने पॉइंट क्लियर हो गए, अब मैं बताता हूं कुछ और डीप बात। डीप बात क्या है? अकॉर्डिंग टू कैंट, कैंट ने मरकरी ग्रुप को कैसे देखना बताया। हम अकॉर्डिंग टू कैंट, कैंट की आंखों से कैसे मरकरी ग्रुप देखेंगे? कैंट कहते हैं कि जो मरकरी ग्रुप का जो पेशेंट होता है वो इम्पल्सिव नेचर का होता है, इम्पल्सिव नेचर का होता है, मिसट्रस्टफुल होता है। ऐसे पेशेंट जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं, क्या चाहिए? सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। ऐसे पेशेंट जो पावर के भूखे हैं, और पावर के भूखा जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा, सोचिए। आज के युग में जो हमारे मोस्ट नेता लोग हैं, जो जिन्हें पावर चाहिए, जिन्हें सत्ता चाहिए, या हमारे ऑफिस में कहीं पर भी हैं जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, कैंट कहते हैं कि जिन्हें पावर और सत्ता चाहिए वो मरकरी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। लेकिन हमेशा डर लगा रहता है, किस बात का? कि कहीं मेरी पोजीशन खत्म ना हो जाए। दिस इज द स्ट्रॉन्ग मेंटल सिम्टम। कहीं मेरा सिंहासन हिल ना जाए, कहीं मेरी सत्ता चली ना जाए। ऐसे पेशेंट कैंट कहते हैं उनको मर्क ग्रुप में सोच सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसे पेशेंट बहुत वर्कोलिक होते हैं, बहुत काम करने वाले होते हैं, लेकिन इमेज कॉन्शियस होते हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्प, इम्पल्सिव नेचर, सत्ता चाहिए ऐसे पेशेंट को, डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है, पावर के लिए भूखा रहता है, इनको हमेशा डर लगा रहता है कि जो भी पोजीशन है इनकी वो छिन ना जाए। इमेज कॉन्शियस होते हैं, वर्कोलिक होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, समय के साथ ऐसे पेशेंट बदलते नहीं हैं। मतलब जो पुराने हैं, जो जो कहते हैं ना कि जो पुराने ख्यालात जो उनके पास हैं वो अपने पुराने ख्यालात के साथ चलते हैं। यहाँ पर आप भ्रम मत कीजिएगा काली ग्रुप के साथ, क्योंकि काली के भी पेशेंट बहुत रिजिड होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। लेकिन मर्क की जो और भी कंडीशन है वो इन सब चीज के साथ लागू होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है, कैंट कहते हैं ऐसे पेशेंट मिसट्रस्टफुल होते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू कैंट, अगर हमको इस तरीके का कोई व्यक्तित्व, इस तरीके का कोई मेंटल सिम्टम वाला व्यक्ति मिलता है जो सिर्फ सत्ता का भूखा है, वी थिंक अबाउट मर्क ग्रुप। दूसरा मैं बताता हूं, अकॉर्डिंग टू विदोलकस, विदोलकस क्या कहते हैं? विदोलकस कहते हैं कि ऐसे पेशेंट बहुत नैरो माइंडेड होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। अच्छा, ऐसा पेशेंट सिंपैथेटिक होगा कि नहीं होगा? कभी नहीं होगा। ऐसा पेशेंट हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होगा। सेल्फ सेंटर्ड पेशेंट बिलोंग्स टू मर्क ग्रुप। अनसिंपैथेटिक पेशेंट बिलोंग टू मर्क ग्रुप। स्लोनेस ऑफ पेशेंट belong to Merck group. Destructive in nature of patient is belong to Merck group, and image conscious patient is belong to Merck group. विदोलकस कहते हैं ऐसे नैरो माइंडेड होते हैं, और विदोलकस तो इनको यहां तक कहते हैं कि ये लिविंग थर्मामीटर होते हैं, जीते जाते एक थर्मामीटर की तरह होते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है मोडलिटी, याद रखिएगा, गर्म होने के बाद ये हाइपर हो जाते हैं। जैसे अगर इनको गर्म चाय पिला दो या गरम गरम खाना खा लें तो इनमें क्या हो जाए, ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। एक पेशेंट को
मुझे याद आ रहा है आज से 2 साल पहले मैंने मर्क सॉल दिया था, इस विषय पे दिया था कि जब वो लेटा हुआ था उसको बहुत तेज फीवर था, और फीवर में मैंने सिम्टम ये लिया, इसको इम्पोर्टेंट सिम्टम है जिससे कि उसको आराम मिला था। उसको बहुत ठंड लग रही थी, उसको जब रजाई उड़ा दी, कंबल उड़ा दिया, और इसके बाद जब उसको बॉडी में हीट मिली, और हीट मिलने के बाद वो तो जो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था ठंड में, उसको बहुत ठंड, वो बहुत एक्टिव हो गया, ऐसा बताए उसके परिवार के लोग। नाउ हीट से एग्रावेशन, और भी बहुत सारे हमको उसके मर्क सॉल से रिलेटेड सिम्टम मिल रहे थे। मैंने मर्क सॉल 0/1 उसको दवा दिया और उसका फीवर में आराम मिला। तो याद रखने की बात है कि अगर ऐसे पेशेंट को हीट मिलती है तो वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव मतलब वो एग्रावेट करती है, उनमें हाइपर हो जाते हैं, वो उनके सारे सिम्टम क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, और दूसरे मेंटल सिम्टम उनके बढ़ने लगते हैं। मैंने एक मर्क ग्रुप को एक डिफाइन किया। अब मैं मर्क ग्रुप की एक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पॉलीक्रस्ट रेमेडी की तरीके से यूज होती है, कुछ पॉइंट मैंने निकाले हैं कई किताबों से, तो उस पॉइंट को अगर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, मर्क सॉल। मर्क सॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और बहुत ही आजकल फ्रिक्वेंट यूज करने वाली मेडिसिन है, लोग कर रहे हैं। गाइडिंग सिम्टम ऑफ मर्क सॉल, प्लीज रिटन डाउन, अगर चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। ऑल कंप्लेन ऑन एग्रावेटेड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। डॉक्टर जैसे ही सूर्य छिप जाता है, शाम हो जाती है, सनसेट हो जाता है, और जब तक सूर्य निकलता नहीं है सुबह तक, तब तक हमको ये दिक्कत ज्यादा होती है, होल नाइट। लेकिन किस चीज में दिक्कत ज्यादा होती है डॉक्टर? जब सूर्यास्त होता है उसके बाद मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, और जब तक मैं रात में लेटा रहता हूं तो भी मेरे हड्डियों में दर्द बना रहता है, और जैसे ही सूर्य उदय होता है मेरी हड्डियों का दर्द में आराम मिल जाता है। द मोस्ट गाइडिंग सिम्टम ऑफ द मर्क सॉल, प्लीज इसको जरूर नोट कीजिए, स्पेशली बोन। मर्क सॉल के पेशेंट के जितने भी डिस्चार्ज होंगे, मर्करी ग्रुप के जितने भी डिस्चार्ज होंगे, ऑल डिस्चार्जेस कैसे होंगे, ऑफेंसिव। याद रखिएगा, जहां पे स्लोनेस होगी, जिस जगह स्लोनेस होगी, जिस मेडिसिन में स्लोनेस होगी, उसके डिस्चार्ज हमेशा ऑफेंसिव ही होते हैं मोस्टली। तो याद रखिएगा, द फाउलनेस एंड ऑफेंसिवनेस, दो सिम्टम आपको हर जगह मिलेंगे। इसका पसीना भी बदबूदार होगा, इसकी पस भी बदबूदार होगा, इसकी फीमेल का लुकोरिया भी बदबूदार होगा, हर जगह ऑल डिस्चार्जेस आर ऑफेंसिवनेस। वी थिंक अबाउट मर्क सॉल। दूसरा मैंने आपको बताया, ट्रिमर एंड ट्रम्बलिंग इज द गाइडिंग सिम्टम। अगर किसी पेशेंट के अंदर ट्रिमर मिल रहा है, ट्रम्बलिंग मिल रहा है, और ये किस तरीके के केस में मिलेगा, एक रुब्रिक पड़ा है हम लोगों के यहाँ, पैरालिसिस एजिटेंस। पैरालिसिस एजिटेंस में अगर आप देखेंगे, द डिसऑर्डर सच एज पैरालिसिस एजिटेंस, तो एट्रोफी ऑफ ब्रेन, स्लोनेस ऑफ माइंड, वीकनेस ऑफ मेमोरी। नाउ वी थिंक अबाउट मर्क सॉल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मर्क सॉल के बारे में, प्लीज इसको नाउ राइट डाउन कीजिए। थर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द मर्क सॉल। थर्स्ट इज द, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, और कैसी प्यास लग रही है, लार्ज क्वांटिटी, 2-2 गिलास, 3-3 गिलास एक बार में पी रहा है, लेकिन किस तरीके का पानी पीना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट ये है, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर के साथ साथ अगर आप पेशेंट की जीभ देखेंगे तो उसमें ड्राइनेस नहीं है, टंग पूरी गीली हुई है, मॉइस्ट टंग मिल रही है। और जब आप टंग में मॉइस्टनेस देख रहे हैं तो साथ में एक चीज और देख लीजिए, क्या टीथ का इम्प्रिंट मिल रहा है। जीभ में 2 चीजें देखनी है, एक मॉइस्ट
देखना है, दूसरा इम्प्रिंट देखना है, और प्यास में एक चीज देखनी है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मिल रहा है, और साथ में वो कैसा पानी पीना चाह रहा है, ठंडा पानी पीना चाह रहा है। इंपॉर्टेंट करेक्टर है मर्क सॉल। वी थिंक अबाउट मर्क सॉल। मर्क सॉल के अंदर एक और गाइडिंग सिम्टम है। कभी भी पेशेंट कहता है डॉक्टर मुझको कोई भी चोट लगती है, किसी भी तरीके की चोट लगती है, बड़ी जल्दी पक जाती है, छोटा सा भी लगता है पक जाती है। पकना मतलब सुपरेशन हो जाना, मतलब मवाद बन जाना, हर चोट मवाद बन जाती है। नाउ वी थिंक अबाउट मर्क सॉल। और भी कई मेडिसिन है जो जिसमें ऐसा है, याद रखिएगा। हेपर सल्फ में भी ये सिम्टम पाया जाता है, साइलिसिया में भी ये सिम्टम पाया जाता है, और हमारी ग्रेफाइटिस में भी ये पाया जाता है। लेकिन हम हेपर सल्फ को कैसे अलग करेंगे, साइलिसिया को कैसे अलग करेंगे, ग्रेफाइटिस को कैसे अलग करेंगे, वो जब मैं आपको हेपर सल्फ बताऊंगा, साइलिसिया बताऊंगा, ग्रेफाइटिस बताऊंगा, तब उसको मैं अलग करना बताऊंगा। लेकिन मरकरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। डिजायर कैसी होती है मर्क सॉल की, दूध पीना चाहता है और मीठा बहुत पसंद होता है। क्या नहीं लेना चाहता है? देखिए दूध पी रहा है लेकिन कॉफी नहीं पी रहा है, जबकि कॉफी किससे बन रही है, दूध से बनती है। मतलब दूध तो पसंद है लेकिन कॉफी एवर्जन है। इतना सिम्प्लिटिक कैरेक्टर है, लेकिन मीट का एवर्जन है, मीट नहीं खाना चाह रहा है। मिल्क से कॉफी बन रही है, मिल्क से बटर बन रहा है इसका, और बटर नहीं पसंद है, मिल्क पसंद है। याद रखना है, डिजायर ऑफ मिल्क, डिजायर ऑफ स्वीट। वी थिंक अबाउट मर्क सॉल। मर्क सॉल के पेशेंट के जो भी सिम्टम बढ़ेंगे, अभी हमने आपको बताया, मोडेलिटी आपको बताई, सनसेट टू सनराइज। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है इसकी मोडेलिटी, टच एंड प्रेशर। ऐसे पेशेंट को टच से दिक्कत है, ऐसे पेशेंट को प्रेशर से भी दिक्कत होती है। हमेशा याद यही रखना है कि टच एंड प्रेशर से ऐसे पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। एग्रावेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, नाइट एग्रावेशन है डैम्प वेट वेदर से। और ऐसे पेशेंट जब राइट साइडेड लेटते हैं तो इनको बहुत दिक्कत होती है। वार्म रूम से एग्रावेशन है, वार्म वेट से एग्रावेशन है। इनको आराम किससे मिलता है? कंफ्यूज मत होइएगा पल्चेटिला से। मर्क सॉल को आराम रोने से मिलता है, मर्क सॉल को आराम रेस्ट करने से मिलता है। रेस्ट करना और रोना अगर दो पेशेंट के अंदर एक साथ मिल रहा है, नाउ वी थिंक अबाउट मर्क सॉल। पेशेंट कहता है डॉक्टर मैं रोता हूं तो मुझको आराम मिलता है। बीपिंग, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कुछ किसी से बता देता हूं तो मुझको आराम मिलता है। याद रखने वाली बात है, ठीक। मर्क सॉल का यूज या मरकरी ग्रुप के पेशेंट का यूज हम एक, जैसे कहीं पर इंसेक्ट बाइट कर गया, डायरेक्ट पैथोलॉजी मिल रही है कि डॉक्टर इंसेक्ट बाइट कर गया, वहां पर भी हम मरकरी के ग्रुप की मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। और मरकरी ग्रुप के बाद अगर कहीं इन्फ्लामेशन आ रहा है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ वी थिंक अबाउट बेलाडोना। नाउ सिंगल मेडिसिन वी थिंक अबाउट बेलाडोना। अगर मरकरी ग्रुप के सिम्टम्स मिल रहे हैं और आपने कभी मर्कसॉल या मरकरी साइनेटम, मर्क्यूरियस आयोडेटम, इस तरीके की अगर आपने मेडिसिन दी है और इसके बाद अगर आपको कहीं इन्फ्लामेशन के सिम्टम आ रहे हैं, देन वी थिंक अबाउट नेक्स्ट टू बेलाडोना। याद रखना है बेलाडोना मेडिसिन। तो अभी मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मरकरी के बारे में समझ में आया होगा। अगर किसी को मरकरी ग्रुप में कुछ पूछना है तो प्लीज क्वेश्चन करें, नहीं तो मैं एक केस आप लोगों को बताऊं, और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो कि मेरा ये फेल्योर था और करीब 3 महीने बाद मैं इस दवा तक पहुंच पाया। आप लोग सुन पा रहे हैं? यस यस सर। टाइम है ना मैडम अभी?
हाँ ये सर, अभी हमारे पास टाइम है, 13 मिनट्स बाकी है अभी। अभी समय है ना। मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक महिला मेरे पास आई और उसको सिर्फ स्किन पर, थाई रीजन पर छोटे 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 वाटर जिसमें भरा रहता था, छोटे छोटे दाने होते थे, इरप्शन होते थे, और वो दूर दूर होते थे इरप्शन, और इरप्शन में जलन थी, बर्निंग थी। मैं एपिस मेलिफिका से लेके आर्सेनिक में जितनी बर्निंग, सल्फर, ये सब टोटलिटी निकाल निकाल के मैं परेशान था। लेकिन चूंकि वो महिला थी, थाई रीजन पे था, उसने मुझको कभी दिखाया नहीं था, वो सिर्फ मुझको ओरली बताती थी, तो मैं उसके सिम्टम लेता था, उसको दवाई देता था। लेकिन एक बार जब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसको कोई आराम नहीं मिला, वो जब आई तो मैंने उससे बोला कि इस दाने की फोटो खींच के हमको दिखाना। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। उसने बताया, डॉक्टर पहले ये दाने मेरे दूर दूर होते हैं, फिर ये आपस में धीरे 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 फ्यूज हो जाते हैं, और फिर ये पूरा एक बड़ा दाना बन जाता है, और उसमें पानी भर जाता है, वाटरी पूरी तरीके से, और छूने पे हीट रहती है। मेरे दिमाग में मरकरी ग्रुप की मेडिसिन कैसे आती है, मैं आपको वो बता रहा हूं। मेरे पास जो थर्मामीटर था, मेरा मेज पर, एक बार मैं ऐसे ऐसे करके पेशेंट का थर्मामीटर का वो पारा उतार रहा था, और वो नीचे लड़ा, और वो पूरा थर्मामीटर का जो पारा था वो टूट गया, वो पूरा बिखर गया। और बिखरने के बाद उसको जब मैंने आपस में समेटा तो वो एक गोला बन गया, बबल। मुझको वो महिला का केस याद आया। मैंने उस महिला को मर्कसॉल 0Y1 मेडिसिन दिया। हमने कहा इसको ऐसे ही तो दाने बन रहे हैं, दाने बनने के बाद वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं, जैसे मरकरी का जो करेक्टर है। जब मैंने उसको वो दिया तो धीरे धीरे करके उसके इरप्शन निकलने कम हुए। 0Y1 के बाद मैंने 0Y2 दिया, 0Y2 कंटिन्यू करके 0Y3 दिया। अभी रनिंग केस है, अब उसके दाने नहीं निकल रहे हैं। अभी 1 महीना हो चुका है, दाने नहीं निकल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये बता दें कि सिर्फ इस सिम्टम के आधार पे नहीं दिया, उसकी टोटलिटी में मर्कसॉल आ रही थी, बहुत सारी जगह उसकी मर्कसॉल आ रही थी। जब मैंने रिपोर्टरी किया तो उसकी चौथे या 5वें नंबर पर मर्कसॉल थी, क्योंकि उस महिला में हरीडनेस था, रेस्टलेसनेस था, और वो सेल्फ सेंटर्ड थी। वो अपने अंदर, अपने घर में सत्ता चाहती थी। वो चाहती थी जो मैं कहूं वही मेरे घर पे हो, मेरा हस्बैंड भी वही बात मेरी माने, मेरे बच्चे भी मेरी बात माने, इवन मेरे सास ससुर भी मेरी बात माने। इतना सेल्फ सेंटर्ड थी। लेकिन मैं उस वक्त मर्कसॉल के बारे में नहीं सोच पाया। मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को देखते हुए जब मर्कसॉल प्रिस्क्राइब करी, और आज वो ठीक है। तो याद रखने वाली बात यह है कि हमको मरकरी ग्रुप को जब भी प्रेस्क्राइब करना है, तो मैं 1 मिनट के अंदर आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे मरकरी ग्रुप को। पहला, फैमिली हिस्ट्री में सिफिलिस कैरेक्टर मिलना चाहिए, क्लियर। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री में जब सिफिलिटिक कैरेक्टर मिल गया, तो दूसरा हमने आपको बताया उसका जो टेम्परामेंट होना चाहिए वो डरपोक टाइप का होना चाहिए, उसके अंदर रैपिड हरीडनेस होना चाहिए, उसका रिलेशनशिप हीट एंड कोल्ड से अगर हम देखेंगे तो एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड उसे बर्दाश्त नहीं है। टीबी डेवलप करने की टेंडेंसी मिलनी चाहिए, या तो पास हिस्ट्री में टीबी मिलनी चाहिए, या पास हिस्ट्री में कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी मिलनी चाहिए। तीसरा, हमने मेंटल सिम्टम में सिर्फ सर WM के बारे में बताया। एस फॉर स्लगिशनेस मिलना चाहिए, इनकम्प्रीहेंशन मिलना चाहिए, स्लो आंसर मिलना चाहिए, स्लो लर्नर मिलना चाहिए, हरीडनेस एंड रेस्टलेसनेस मिलना चाहिए, परफेक्शन नहीं मिलना चाहिए, और मिसट्रस्टफुल होने चाहिए ऐसे लोग। और ऐसे व्यक्ति सत्ता के लोभी होने चाहिए, पावर के भूखे होने चाहिए। उनके हमेशा दिमाग में ये रहता है कि कहीं मेरी पोजीशन छिन ना जाए। इमेज कॉन्शियस होने चाहिए।
और विश्वासघाती होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो समय के साथ नहीं बदलते हैं और नैरो माइंडेड होने चाहिए। अगर इतना सब कुछ मिल रहा है और साथ में अगर मोडेलिटी मिल रही है कि डॉक्टर सूर्यास्त से लेके सूर्य उदय तक मेरी समस्या बढ़ती ही बढ़ती है, नाउ वी थिंक अबाउट मरकरी ग्रुप। तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में मरकरी ग्रुप को समझाने का प्रयास किया, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो मैंने बताया मरकरी ग्रुप के बारे में? इतना ही नहीं है मरकरी, और पढ़ना है सर और बहुत कुछ सीखना है। बहुत कुछ है, सही बात है, बिल्कुल इतना ही तो बहुत कुछ है। सर एक क्वेश्चन आया है, हाँ सेफेस्ट पोटेंसी क्या है और रिपीटेशन क्या है मर ग्रुप के? यस, देखिए आज अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं पोटेंसी के बारे में। हम मेडिसिन टू मेडिसिन हमें पोटेंसी नहीं ध्यान रखनी है कि आर्सेनिक की पोटेंसी क्या है या मर्क ग्रुप की पोटेंसी क्या है। उस व्यक्ति की पोटेंसी क्या है जिसको हम दवा देने जा रहे हैं। याद रखिएगा, अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन प्रोमिनेंट है, पैथोलॉजी अगर उसमें ज्यादा है, तो हम हमेशा लो पोटेंसी से उठाएंगे केस को। 3C 4C 5C 6C 6C पोटेंसी, हमेशा लोएस्ट पोटेंसी। नाउ 6C से स्टार्ट करिए। अगर ये तो हो गया सेंटीसीमल स्केल पे यूज करने वाले लोगों के लिए, जो 50 मिलीसीमल पोटेंसी पे काम कर रहे हैं उनको मैं हमेशा ये कहूंगा, अगर पैथोलॉजी ज्यादा है किसी केस में तो 0/1 0/2 मैक्सिमम 0/3। और जहां पर मेंटल प्रोमिनेंसी ज्यादा है, जहां पर जिस केस में मेंटल प्रोमिनेंसी ज्यादा है वहां पर हमको हाई पोटेंसी लेना चाहिए। हाई पोटेंसी मींस 200, हाई पोटेंसी मींस 30 भी हाई पोटेंसी है, छोटी पोटेंसी नहीं है। सोचिए 30 तक बनाने के लिए हमने उसको 30 बार तोड़ा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उस सोल्यूशन को 30 बार तोड़ा। जहां पर 6C के ऊपर तो हमको एवोगैड्रो ही नहीं मिल रहे थे, नंबर ही नहीं मिल रहा था, और हम 630 तक चले गए। तो याद रखना है कि अगर पोटेंसी की अगर बात करेंगे तो जहां पर मेंटल सिम्टम प्रोमिनेंट है वहां पर हम हाई पोटेंसी, और जहां पर पैथोलॉजिकल कंडीशन है वहां पर लो पोटेंसी। ये मेरा पर्सनल 18 साल का एक्सपीरियंस है मैडम, कि हमेशा हमने लो पोटेंसी को यूज किया और मेंटल में हमेशा हाई पोटेंसी को यूज किया। हम सिर्फ मर्कसॉल की बात नहीं कर रहे हैं, एवरी कंडीशन इन होम्योपैथिक मेडिसिन। और कहीं से कोई क्वेश्चन? सर इसका रिपीटेशन कितनी बार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। किस केस में? किसी भी केस में, नहीं, क्योंकि जैसे क्वेश्चन जिन्होंने जैसे क्वेश्चन कि किया प्लीज अगर वो मेरे हाँ साथ रूबरू हो सके तो, क्योंकि हाँ, उनके कुछ इन्होंने बस दिमाग में ऐसे आए। ही डॉक्टर तेहरा ने बोला है। डॉक्टर तेहरा काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ और आप क्वेश्चन पूछे। एक डोज देने के बाद हमको वेट एंड जी, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि एक डोज देने के बाद जब तक पेशेंट को आराम में है तब तक दूसरी डोज नहीं देनी है। और जी, पहली डोज देने के बाद पेशेंट को जब तक आराम है तब तक दूसरी डोज नहीं देनी है। और जब वो दोबारा से वो सिम्टम बताता है तो हमेशा उस डोज को रिपीट नहीं करना है, स्लाइट हायर ही देना है। 0/1 देने के बाद हमको हमेशा, एक बार जब हम 0/1 देते हैं तो 10 बार स्ट्रोक करके उसको कहते हैं ना कि पियो। जब दोबारा हम डोजिंग करते हैं तो उससे कहते हैं फिर 10 स्ट्रोक करके पियो। मतलब 0/1 थोड़ा सा हायर और हो जाता है। तो हमेशा स्लाइट हायर डोज देना है, लेकिन दूसरी डोज का रिपीटिशन तब करना है जब पेशेंट को एक बार आराम मिलने के बाद दोबारा सिम्टम आने लगे। वो सिम्टम एक दिन बाद भी आ सकते हैं,
1 महीने बाद भी आ सकते हैं और 6 महीने बाद भी आ सकते हैं। तो हमको पहले से प्रेजुडिस नहीं होना है कि हमको मर्करी ग्रुप को हर चौथे दिन ही देना है, नहीं। हर व्यक्ति के हिसाब से हमको रिपीटिशन ऑफ डोज करना है। हो सकता है हमको शाम को दोबारा डोजिंग करनी पड़े, हो सकता है हमको 1 साल तक कोई डोजिंग ना करनी पड़े। और ऐसा हम लोग करते हैं, हम लोग 1 डोज देने के बाद 2-2, 3-3 महीने तक दूसरी डोज देते ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल है। अगर आप लोग ये चीज देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर ओपी सिंह सर ने और जो डॉक्टर एमके साहनी सर ने हम लोगों को सिखाया है, सर बोलते थे कि अगर होम्योपैथी करनी है तो कंजूस डॉक्टर बनना पड़ेगा। 1 डोज देने के बाद दूसरी डोज नहीं देनी है। तो जो कंजूस होगा वही होम्योपैथिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, कंजूस डॉक्टर बनना पड़ेगा, इसका कंसेप्ट सीख। जी जी, बिल्कुल कंजूस बनना पड़ेगा। प्लेसिबो दीजिए ना, जितना है देते रहिए, खाता रहेगा सुबह दोपहर शाम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही खूबसूरती से आज आपने मर्द ग्रुप के को बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से मतलब याद करवा दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे पास ऐसे 2 मिनट्स बचे हुए, कि नहीं और को कुछ कहना है? सानी सर आप कुछ बोले? देखिए, जब साहनी सर लेफ्ट हो गए तब मेरी आवाज निकली, हकीकत तो ये थी। हाँ सर, वो नेटवर्क इशू के कारण नहीं, डिस्कनेक्टेड हो गया। वो भगवान मेरी मदद करता है, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं और हमारे उनके गुरु सामने हम सामने नहीं है तो होता है कि अगर नहीं, उनके सामने रहेंगे तो थोड़ा डर लगता है, ये बात मैं मानती हूँ। नहीं, अभी सब कुछ मैडम हमारे साहनी सर के द्वारा ही दिया हुआ है सब कुछ यहाँ पर। और वहां से ट्रांसमिशन हो रहा है, इसलिए यहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है। अब पटना में काफी बारिश हो रही है। सर पटना नहीं, पूरे बिहार में हो रही है, अच्छा, गया में भी बहुत बारिश हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच सर, आप ऐसे ही बार बार इस प्लेटफॉर्म पर आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। दूसरे भी आप एपिसोड में आइए और दूसरे ग्रुप को भी समझाइए। ऐसे ही हमें इजिली, बिल्कुल इजिली कंसेप्ट था आपका समझाने का। सो थैंक यू ये वेरी सब मच सर। अब हमारा मैडम मैं चाहूंगा एक लेक्चर हमारे गुरु का भी कराइए ना। सर का, तो हम लोगों को सर का हमेशा होता ही रहता है। सर वो नहीं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी कौन सा में, वर्ड आप हिंदी बोलते में। हैं, जब हिंदी में ही सर आप 7 to 8 आप ज्वाइन कीजिए, सर हमेशा रहते हैं। और जब भी कोई सडन नहीं, एब्सेंस हो जाते ग्रुप हैं तो सर ही ग्रुप वाइज, मत कृपा ग्रुप करके। वाइज। देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ाया या बोला, इसी को हफ्ते में 1 दिन सर बोलेंगे ना, तो हम लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि हम कितना सारा चीजें छोड़ के बोल गए। आप समझ नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा। तो स्वामी जी, हाँ, अब हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप लोग अरे सर, पढ़ाइए। अब बहुत अच्छा है। नहीं सर, आपसे हम लोग को हमेशा सीखने को कुछ ना कुछ मिलता ही है। बट सर आप 7 to 8 ज्वाइन कीजिए, सर हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाते ही हैं, हम बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। जरूर सीखिए। थैंक यू वंस अगेन सर। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी मंच में डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड वेलकम टू डॉक्टर मनीष आजाद सिंह सर। I think I was disconnected, so I was not the host. So you are host now, na? Yes, sir. Yes, Dr. Dhanesh is now host. Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1297th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. Manish Azad.